कैसे हैं आप सब। आज मैं नावल पढ़ने लगी हूँ इश्क। ये मेरा पहला नावल है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और शेयर करें। अब मैं पढ़ती हूँ इश्क, अरीज शाह। शहरयार मैं आ जाऊँ, शहरयार मुझे बुला लें, शहरयार मुझे इजाज़त दें, शहरयार मुझे बाहर बुला लें, शहरयार मैं बाहर आ जाऊँ। हर एक पुकार के साथ वो करवट बदल रहा था, लेकिन ये आवाज़ इसका पीछा नहीं छोड़ती थी। आज से नहीं बल्कि बरसों से ये आवाज़ पल पल इसका पीछा कर रही थी। आज सारा दिन टफ़ रूटीन की वजह से वो बहुत थक गया था। इस वक्त इसे आराम की शदीद ज़रूरत थी। अभी कुछ देर पहले ही इसी की आंख लग गई थी कि एक बार फिर से इन आवाज़ों ने इसे बेबस कर दिया। वो उठकर बैठ गया और कमरे की लाइट ऑन की। अभी इसे इन आवाज़ों से डर नहीं लगता था, इसे आदत हो चुकी थी। वो ख़ुद भी नहीं जानता था कि ये आवाज़ें इसे कब से आ रही हैं। जब से इसने होश संभाला था वह ज़िंदगी की किसी भी रात पुरसुकून होकर नहीं सोया था। बचपन में ही से अपने मुल्क और अपने अपनों से दूर कनाडा आना पड़ा। शायद वो 8 साल का था जब यहाँ आया और तब से बस यही था, बिल्कुल तन्हा। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। इसने ज़िंदगी में ऐसी कोई रात नहीं काटी थी जब इसने ये आवाज़ ना सुनी हो। इसे अजीब सी नफ़रत थी इस खूबसूरत आवाज़ से, जिसने इसकी ज़िंदगी के हर पल का सुकून चैन कर रखा था। वो उठकर वाशरूम में आया। इसने मुंह धोने के लिए नल खोला ही था कि आवाज़ें एक बार फिर से आने लगी। इसने जल्दी से मुंह हाथ धोया और अपना जैकेट उठाकर बाहर निकल आया। हर रोज़ की तरह आज भी इसका इरादा क्लब जाने का था। शायद शोर शराबे में कहीं ये आवाज़ दब जाए। वो अक्सर रातें इससे पीछा छुड़ाने के लिए क्लब जाया करता था, लेकिन फिर भी आवाज़ें इसका पीछा नहीं छोड़ती थी। हाँ, लेकिन कम ज़रूर हो जाती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। लोगों के शोर शराबे में इसे वो आवाज़ बहुत दूर से सुनाई देती थी। इस वक्त वह पुरसुकून था। बचपन में ये आवाज़ किसी बच्ची की हुआ करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता किसी कमसन लड़की से वो आज एक नस्वानी आवाज़ बन गई थी। वो कौन थी? इसका नाम कैसे जानती थी? इसे क्यों पुकारती थी? इसके साथ इसका क्या रिश्ता था? वो इसे बाहर आने की इजाज़त क्यों मांग रही थी? वो कहाँ थी? लेकिन क्या वो कहीं कैद थी? शहरयार कुछ नहीं जानता था। इसे पता था तो बस इतना कि इसकी माँ ने इस बारे में इससे कोई भी सवाल पूछने से मना किया है। इसे अपनी कसम दी है कि वो कभी भी इस बारे में किसी से नहीं पूछेगा और ना ही कभी किसी को कुछ बताएगा। शहरयार ने इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया था। वो कोई डरपोक इंसान न था और ना ही इसे आवाज़ों से खौफ आता था, मगर तजस्सुस ज़रूर था इस बारे में जानने का। लेकिन उसकी माँ ने उसे ये बताया था, ये आवाज़ मोहब्बत किए जाने के काबिल नहीं है। अगर तुमने इस आवाज़ की तरफ ध्यान दिया तो तुम हमसे दूर चले जाओगे, बहुत दूर। और वह दूर ही तो था। कितना दूर था अपने माँ बाप से, अपने मुल्क से। न जाने कौन से खौफ के तहत इसके वालिदैन ने इसे खुद से दूर रखा था। 4 बजे के बाद वो आवाज़ें इसे पुकार पुकार कर दम तोड़ देती, और आज भी यही हुआ था। 2 घंटे क्लब में रहने के बाद वो वापस अपने घर आया था। इसे आराम की ज़रूरत थी। सुबह 11 बजे के करीब इसकी एक मीटिंग थी। वो अपना सारा काम वक्त पर ख़त्म कर देता था, लेकिन आज इसे बहुत वक्त लग गया। मेहमानों की वजह से सारा काम ख़त्म करते करते रात 12 बजे से वक्त ऊपर जा चुका था। सारे बर्तन साफ़ करके इसने किचन का दरवाज़ा बंद किया और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाने लगा, जब इसे दबी दबी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। इसने हर तरफ ध्यान दिया, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन गौर से सुनने पर इसने महसूस किया कि आवाज़ ऊपर की तरफ से आ रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता ऊपर की तरफ जाने लगा। यहाँ तो कोई लड़की नहीं रहती थी, तो ये रो कौन रहा है? ऊपर की तरफ जाते हुए आवाज़ तेज़ होने लगी। आवाज़ किसी लड़की की लग रही थी, जो बहुत बुरी तरह से रो रही थी, जैसे कि बहुत खौफजदा हो। इसने अपनी रफ्तार तेज़ कर ली। तेज़ तेज़ चलते अचानक वो एक कमरे के सामने आकर, जो तालों और बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। वो 1.5 महीने से इस घर में मुलाजिम के तौर पर काम कर रहा था। इस कमरे को इसने कई बार देखा था। एक बार इसने पुराने मुलाजिम से वजह पूछी तो वो कहने लगा कि अपने काम से मतलब रखो, हर चीज़ में टांग ना अड़ाओ। इस दरवाज़े को देखकर ही यह सेबज़दा लगने लगा। वो फ़ौरन ही पलट आया। इसके अंदर अजीब सा खौफ पैदा हो चुका था। इसे यकीन था कि इस कमरे में कुछ तो गड़बड़ है। वो जब तक हवेली से बाहर ना निकल गया, इसे पीछे से रोने की आवाज़ सुनाई देती रही। वो जल्दी से कमरे में आया तो ताहिर गहरी नींद सो चुका था। वो इसके साथ ही अपने बिस्तर बिछा कर लेट गया, जबकि सारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ इस आवाज़ पर था। सुनो ताहिर यार, रात को एक बहुत अजीब वाक़या हुआ।
وہ دراصل میں اس تالوں والے کمرے کے باہر سے نکل رہا تھا کہ وہاں سے مجھے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ یار میں تو اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ انتہا نہیں۔ ابھی بھی سوچتا ہوں تو ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ عاقب نے طاہر کو بتایا۔ اچھا تو تیرا مطلب ہے اس کمرے میں چڑیل ہے؟ طاہر کا انداز صرف صاف مذاق اڑانے والا تھا، جبکہ اس کا انداز دیکھ کر عاقب کو غصہ آ گیا۔ وہ اسے اتنی خاص بات بتا رہا تھا اور یہ تھا اس کا مذاق اڑانے میں مصروف تھا۔ ہاں مجھے یہی لگا کہ اس کمرے میں کوئی چڑیل ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا نا تو بڑے صاحب اس کمرے کو اتنے تالے کیوں لگا کے رکھتے؟ ارے اس طرح تو کسی جیل کے قیدی کو بیڑیاں نہیں ڈالتے جس طرح اس کھڑے دروازے کو ڈالے رکھی ہیں، جیسے دروازہ کہیں بھاگنے والا ہے۔ میں بول رہا ہوں اس کمرے میں کچھ تو ہے۔ طاہر اور عاقب کو یہاں نوکری کرتے ہوئے ابھی مشکل سے 1-1.5 مہینہ ہی ہوا تھا۔ عاقب نے 1-2 بار پہلے بھی یہاں کچھ محسوس کیا تھا لیکن نظر انداز کر گیا۔ لیکن کل رات اس نے واضح اس کمرے سے رونے کی آواز سنی تھی، اور اب جب وہ اپنے دوست کو یہ بات بتانے لگا تو اس نے اس کا مذاق بنا دیا۔ مرد بن مرد، کیا ڈرپوک لڑکیوں کی طرح باتیں کر رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا کچھ ہوگا۔ چل جلدی سے کھانا بنا، ابھی بڑی بیوی آتی ہوں گی۔ طاہر نے اسے کام کی طرف لگایا، جبکہ عاقب کا سارا دھیان اس وقت صرف اور صرف اس کمرے کی طرف تھا۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے ہیں آپ؟ آج 3 دن کے بعد اس نے بابا جان کو فون کیا تھا۔ آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہیں میرے شیر، تم سناؤ کیا چل رہا ہے آج کل بزنس کے علاوہ؟ اکبر تمہاری بہت تعریفیں کرتا ہے، کہہ رہا تھا کہ تمہیں کچھ بھی سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اتنے کم وقت میں تم نے بزنس کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھالا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سب کچھ تمہارے حوالے کر کے اپنے آرام کروں۔ بابا جان نے خوش ہوتے ہوئے اس کی تعریف کی تو وہ بے اختیار مسکرایا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ایک بار مجھے پاکستان نہیں شہریار، تم پاکستان نہیں آؤ گے؟ میرا مطلب ہے اب تم پر بزنس کی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں بیٹا، اب تمہیں وہاں رہ کر سب کچھ سنبھالنا ہوگا۔ اب تو تم بہت بیزی رہنے لگے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم بزنس میں لاپرواہی سے کام لو۔ بابا جان نے ٹوٹی پھوٹی وجہ بتائی۔ پچھلے 22 سالوں سے وہ ان کی وجہ ہی تو سنتا آ رہا تھا، کبھی پڑھائی تو کبھی پاکستان کا موسم، کبھی گرمی کا نام تو کبھی سردی۔ ہر بار ہی اس کے والدین اسے کسی طرح سے ٹال دیتے تھے۔ اب تو وہ اتنا عادی ہو چکا تھا ان لوگوں کے بہانوں کا کہ وہ کم ہی اس بارے میں بات کرتا۔ ٹھیک ہے بابا، میں نہیں آ رہا۔ اس کے موڈ آف ہونے کے بارے میں بابا جان چکے تھے، لیکن وہ کیا کرتے، وہ مجبور تھے۔ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ دنیا میں سب کچھ کھونے کو تیار تھے سوائے اپنی اولاد کے۔ شہریار کے لیے ہی تو انہوں نے سب کچھ دور کیا تھا۔ بے اختیار ان کی نظر بند دروازے پر پڑی۔ بیڑیوں سے جکڑا، تالوں سے بھرا ہوا دروازہ۔